हेलो अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद आशिम ज़िया और आप फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स के लेक्चर देख रहे हैं। आज मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को एक ही लेक्चर की वीडियो में समझाने की कोशिश करूं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हों। अच्छा, अभी तक मेरी 4 या 5 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी होंगी गूगल ड्राइव के ऊपर। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे इक्वेशंस वाली, यानी कि ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे तो तब तक 4 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी होंगी। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने निकाल दिए होंगे। ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन, बायनॉमियल और चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 1 रहता होगा, तो उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह उसको हल करने की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, ये है इक्वेशंस का, चैप्टर नंबर 3 डेट इज़ इक्वेशंस। निस्बतन कम पेपर वेटेज है, मगर पेपर वेटेज है, एक आध MCQs आ जाता है कंसेक्यूटिव ईयर्स के अंदर, तो हम पढ़ेंगे इसको भी बिल्कुल। जब कोई इंसान मुझसे कहता है इक्वेशन इक्वेशन और इक्वेशन की मुझसे बात की जाती है या फिर मेरे जहन में एक बाज़गश सुनाई देती है इक्वेशंस के बारे में, तो छूटते ही हमारे जहन एक इक्वेशन का नाम लेते हैं। और इक्वेशन कौन सी होती है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई इंसान मुझसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला पूछे तो क्या होगा भाई? वो आप बोलोगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है नॉर्मली हमारे पास। अच्छा यार, कहने का मकसद ये आपसे आ जाएगा कि MCQs कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ, तो नॉर्मली इस तरीके से, अगर आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड नहीं आता होगा या कोई वैल्यूज़ निकालनी होंगी तो आप इस तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हो। अब ज़रा अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मैंने जैसे बताया कि हम इक्वेशन का टॉपिक निस्बतन कम आता है, तो हम जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। मैं दूसरे टीचर्स के मुकाबले में कोशिश करता हूँ कि भाई क्रैश कोर्सेज में अगर स्टिल डिटेल में जाके पढ़ाऊँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट कुछ टॉपिक्स इतने ही हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। क्या आ रहा है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या चीज़ है, या बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, फर्स्ट ईयर के अंदर से तो पढ़ ही रहे हो ना। अच्छा, कोई मुझसे कहता है कि भाई अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के फॉर्मूलाज को मुझे लिखना है तो क्या फॉर्मूलाज होते हैं बेटा? आप बोलोगे सर 1 ओमेगा स्क्वायर। ये 3 चीज़ें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहलाती हैं। मगर क्या आपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हो कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के अलावा यहाँ पे कुछ और नहीं आ सकता? तो तुम सोच में पड़ जाओगे और बोलोगे सर कुछ और भी आ सकता है। क्या कुछ और आ सकता है? और वो भी लिख लेते हैं एक बार। तो ज़रूरी नहीं है कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही खाली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे भाई? -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2, सिमिलरली कॉमा माइनस का 1 माइनस का आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। एक ये फॉर्म भी लिखने की और एक फॉर्म बेटा ये वाली है। कौन सी एक फॉर्म है? एक फॉर्म होती है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, दूसरी फॉर्म क्या होती है 1 -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2। और ओमेगा स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं? -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। इसमें तो कोई इशू नहीं है ना बेटा। ओमेगा का एक और फॉर्मूला ये होता है और ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। ये फॉर्मूला किसका होता है? ओमेगा का। और ये किसके बराबर होता है? ओमेगा स्क्वायर के। फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट मैथ्स। अच्छा, तो ये बेसिकली या तो इस वाले डब्बे को हम कह देते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, या फिर इस डब्बे को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कह देते हैं। और दोनों एक ही चीज़ है, मगर अगर आपको अपने जहन पे कहना है, सोचना है, तो आप सोच सकते हैं कि भाई अलग अलग भी, मगर नॉर्मली दोनों एक ही चीज़ ही हैं। मैं एक छोटा सा नोट लिखवा देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूँ, और तो बहुत ही बचकाना पॉइंट होगा, आई होप आप सबको आता होगा। क्या पॉइंट है भाई? कि भाई एक प्रॉपर्टी होती है इनकी, क्या कि तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है? 0 के। तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम बेटा किसके बराबर होता है? 0 के। अगर मुझे 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगा? अच्छा, इसी अब मैं प्रॉपर्टी को जरा छेड़छाड़ करूंगा इसी प्रॉपर्टी के साथ। अगर मुझे बेटा सिर्फ 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालनी हो तो ओमेगा स्क्वायर को मैंने वहां भेज दिया, तो क्या हो जाएगा? माइनस का ओमेगा स्क्वायर। या मैं इस बात को एक और तरीके से भी कह सकता हूं कि माइनस का ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 प्लस ओमेगा के। सिमिलरली मैं अपनी बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि भाई अगर मैंने 1 और ओमेगा स्क्वायर को इधर ही रहने दिया, 1 और ओमेगा स्क्वायर को इधर रहने दिया, तो क्या चीज मैंने इक्वल टू की दूसरी तरफ भेज दी? आप बोलोगे सर ओमेगा को, तो ओमेगा प्लस का ओमेगा वहां पे क्या हो जाएगा? माइनस का ओमेगा। इसी बात को मैं जरा ऐसे भी कह सकता हूं कि माइनस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। या फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर क्या होता है? माइनस ओमेगा। और अगर मैं ओमेगा को भी अपने पास रखूं और ओमेगा स्क्वायर को भी अपने पास रखूं, और अब इक्वल टू की दूसरी तरफ कौन सी चीज होगी? आप बोलोगे सर +1 इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1। इस बात को अगेन हम दो तरीकों से कह सकते हैं कि भाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर क्या होता है? माइनस का 1। सिमिलरली -1 किसके बराबर होता है? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के। दूसरी तरीके से हमने बयान कर दिया। सही है भाई?
एक बात को बयान करने के 10 तरीके हो सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है बेटा? 1 के। ओमेगा 4 किसके बराबर होता है बेटा? सिंपल ओमेगा के। क्लियर? ये शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट पॉइंट या शॉर्ट प्रॉपर्टीज के तौर पे रख लो। इसकी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज मैं भी आगे चल के करवा रहा हूँ आपको, मगर ये फिर भी एक शॉर्ट सी चीज़ अपने जहन में रख लिया करो कि 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा क्यूब क्या होता है, ओमेगा 4 क्या होता है, ये आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए चीज़ें। क्लियर? अच्छा बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है? प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यानी कि नॉर्मली बेसिकली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज के तौर पे आ जाती हैं। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस का, चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस, ये नॉर्मली थ्योरेटिकल टाइप का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 में तो चलो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज या सॉल्यूशन बेस्ड एमसीक्यूज या मैथमेटिकल एमसीक्यूज हैं, फिर भी 3 में भी हैं, मगर ज़्यादातर जो 3 मशहूर है वो किस बात के लिए मशहूर है? अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए। तो भाई थ्योरेटिकल चैप्टर को पढ़ने की मेरी अपनी स्ट्रेटजी होती है। मैं नॉर्मली थ्योरेटिकल चैप्टर्स से भागता हूँ, सिंपल सी जो बात है यार। मुझे नहीं पसंद पढ़ाना थ्योरेटिकल चैप्टर्स। मैं नॉर्मली कोशिश करता हूँ बच्चों को शॉर्ट ट्रिक्स दी जाएँ, बच्चों को मैथमेटिकल चैप्टर्स पढ़ाए जाएँ ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर उनको फोकस किया जाए, ताकि अगर पेपर के अंदर मैथमेटिक्स के पोर्शन के अंदर ज़्यादा एमसीक्यू जो आएंगे, थ्योरी वाले कम आएंगे, ज़्यादा मैथमेटिकल टाइप आएंगे। तो बच्चा मैथमेटिकल, अगर उसने मैथमेटिकल एक एमसीक्यूज किया हुआ होगा, एक पास्ट पेपर क्वेश्चन किया हुआ होगा, या एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस की हुई होगी, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। थ्योरेटिकल वाले चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाऊंगा, मगर मेरी उसमें स्ट्रेटेजी क्या होगी भाई? मैं नॉर्मली उनके अंदर डिक्टेट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूलाज दिखवा दूंगा, और जहाँ शॉर्ट टेक्स्ट मैं समझूंगा ज़रूरत है बताने की, वहाँ बता दिया करूँगा। अब देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। इनमें से कुछ प्रॉपर्टी हो सकता है आपने पढ़ी हुई हो सकता है ना पढ़ी हुई हो। फॉर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये आपने पढ़ी हुई होगी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आओ देखते हैं। मेरे पास जो पहली प्रॉपर्टी आती है, मैं इसको डिक्टेट करवा रहा हूँ। अगेन देखो, मैं यहाँ पे बैठ के लिख नहीं सकता। अगर मेरी अभी लाइव लेक्चर, यहाँ पे मेरी कहीं लाइव क्लास चल रही होती, मैं किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा होता, या फिर मैं सैप के अंदर, जिस तरह हम लास्ट ईयर तक पढ़ाते रहे थे, सेशन में अटेंड जो करवाता रहा हूँ और मैथ के सेशन देता रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है, मैं डिक्टेट करवाता हूँ, बच्चा लिखता है, जहाँ समझाने की बात है तो वहाँ समझा जाती है। यहाँ भी मैं वही काम करूँगा, डिक्टेट कर रहा हूँ, बैठ के लिखें। पहला प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी है, क्या प्रॉपर्टी है? द सम ऑफ दी ऑल दी 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। जो बात अभी पीछे पड़ी वही बात है। क्या मैंने कहा? द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, यानी कि भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो प्रॉपर्टी क्या बन गई? क्या एमसीक्यू आ सकता है? द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू डैश 1 2 3 0। तो आंसर क्या होगा? 0। अब आ जाए जरा सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर। सेकंड प्रॉपर्टी अगेन बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। ये बात मुझसे कहती है, पहले मैं आपको जरा इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद मैं जरा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इंग्लिश की डेफिनेशन अपने पास लिख लें, उतार लें। यार अगेन मुझे ज़रा ये एक शिकायत सुनने को मिली, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बहुत सारों को सैप के अंदर आने के लिए कहा, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा, तो मैंने काफ़ी सारों को कहा था कि आप यहाँ पे आके मुझसे पढ़ लें, अगर आप कहीं और मुझसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो यहाँ पे आके पढ़ लें। तो उनमें से 2-3 लोगों ने मुझसे कहा कि भाई हम नोट्स नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ लेक्चर्स सुन लेते हैं। भाई देखो, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ किसी वजह से लिखवा रहा हूँ, आपको जो भी नोट्स हैं मैं लिखवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स आपकी नज़र में हो सकता है इंपॉर्टेंट, मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट यार अल्लाह के बंदो बैठ के उसे एक एक चीज़ उतारो। बाद में जो प्रैक्टिस शीट में अपने डाल रहा हूँ, इसी ने डाल रहा हूँ कि आप उसको बैठ के सॉल्व करोगे। हर डे का एक लेक्चर अपलोड करूँगा मैं, हर डे का लेक्चर बैठ के लो, देन सुबह में बैठ के लेक्चर लो, शाम में बैठ के उसको लो। आपका टाइम भी अभी एक्सटेंड हो गया। मेरे पास जो रिसेंट अपडेट आई थी उसके तहत सितंबर के बाद या सितंबर के मिड में पेपर्स हैं आपके एनईडी के पेपर है। तो भाई हमने सैप का ड्यूरेशन भी तभी एक्सटेंड कर दिया। अभी पहले 15 दिन का कोर्स था, अब हमने इसको मोस्ट प्रोबेबली 1 महीने पे ले गए या फिर 20 दिन या 25 दिन के ऊपर ले गए। हर दिन का एक लेक्चर डालेंगे, तो अल्लाह के बंदो वो एक लेक्चर हर दिन कर लो बैठ के कम से कम। मैथ का सुबह मेरा लेक्चर लिया, शाम में बैठ के 2 घंटे के अंदर बैठ के मेरी जो मटेरियल है, मेरा मटेरियल जो मैंने अपलोड किया उसको बैठ के सॉल्व करो, बहुत फ़ायदा होगा। नहीं फ़ायदा हो मेरा नाम बदल देना यार। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है? स्क्वायर ऑफ एनी इमेजनरी क्यूब रूट इज इक्वल टू दी अनदर इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मैंने क्या बात कही? मैंने कहा स्क्वायर ऑफ एनी इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू दी अनदर इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, पहले तो अपने जहनों में एक बात कर लो, पहले तो अपने जहनों में ये इमेजनरी और रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या चीज है इसको पहले समझ लो। देखो, जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है क्या चीज है? 1 ओमेगा स्क्वायर। मैं सेकंड पॉइंट को भी नहीं समझा रहा, मैं एक और चीज आपको समझा रहा हूं। मैंने कहा अगर मेरे पास है एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं? 1 ओमेगा स्क्वायर। ये है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बिल्कुल यही है। मैंने आपसे कहा कि ओमेगा का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या फॉर्मूला होता है? -1
प्लस का आयोटा √3/2। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, -1 माइनस आयोटा √3/2। अगर कभी कोई आपसे पूछ ले कि इस कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर रियल पार्ट क्या और इमेजिनरी पार्ट क्या है, चैप्टर नंबर 2 की वीडियो अपलोड हो चुकी है और वो आप देख भी चुके होंगे क्या है। इनफैक्ट आज ही अपलोड हुई है, आज 10 तारीख है, जिस तारीख को मैं भी पेपर ये बना रहा हूँ दोबारा वीडियो। मेरी एक बार वीडियो ज़ाया हो गई थी, मैं दोबारा बना रहा हूँ उसको, तो आज 10 तारीख को तो वीडियो अपलोड हो गई होगी, तो आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉन्सेप्ट वैसे समझ में आया हुआ होगा। अगर कोई बंदा आपसे पूछ ले कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, क्या बोलोगे कि 1 जो है ये रियल पार्ट है और ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होते हैं, इमेजिनरी पार्ट। ये इमेजिनरी पार्ट क्यों है, क्योंकि इनके अंदर आयोटा का साइन आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, आयोटा का साइन। मैंने दो बातें कही, मैंने कहा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर एक होता है रियल पार्ट और 2 होते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्लियर यहां तक बात, तो आगे चलते हैं। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट के ऊपर। अब मेरे ख्याल में सेकंड पॉइंट समझ में आएगा आपको। द स्क्वायर ऑफ एनी इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू द अदर इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आप स्क्वायर लो किसी भी इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर, वो किसके बराबर होता है, एक और इमेजिनरी क्यूब रूट यूनिटी के ऊपर। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा, मेरे पास है एक इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, ओमेगा। इसके ऊपर अगर आप स्क्वायर लगा दो, इसके ऊपर अगर आप स्क्वायर लगा दो, किसके बराबर बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के। यही तो मैंने लिखवाया कि सेकंड प्रॉपर्टी बड़ी एक अजीब सी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी भी इमेजिनरी क्यूब रूट के ऊपर स्क्वायर ले लो तो वो अगली वाली जो नेक्स्ट इमेजिनरी क्यूब रूट होता है वो बन जाता है। ओमेगा के ऊपर स्क्वायर लगा के देख लो क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। अच्छा आप बोलोगे सर ये तो आपने पागल बना दिया, ऐसा अगले वाले में करके दिखाएं तो मानेंगे। तो आओ अगले वाले में करके दिखाता हूँ। अगला इमेजिनरी क्यूब रूट यूनिटी के ओमेगा स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर करके जरा देखते हैं क्या बना। अब आप दिल में खुश हो रहे हो सर ये तो ओमेगा की पावर 4 बन गई। तो क्या बेटा मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं कि ओमेगा की पावर 4 किसके बराबर होती है, ओमेगा के। तो मेरी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको लिखवाई थी, मेरी नहीं ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी थी कि कभी भी आप किसी भी इमेजिनरी क्यूब रूट के ऊपर स्क्वायर ले लो तो नेक्स्ट ये अगला वाला जो दूसरा इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है वो उसके बराबर बन जाता है। तो क्या प्रॉपर्टी हो गई, स्क्वायर ऑफ एनी इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू दी अनदर या अदर इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्लियर बेटा, इतना डिटेल में जाना काफी है। आओ थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी अगेन बहुत ही कॉमन है और आपको पता होगी। थर्ड प्रॉपर्टी पहले बता देता हूं क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। मैंने क्या कहा, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। पहले तो मुझे बताओ कौन कौन से 3 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आप बोलोगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने क्या तीसरी प्रॉपर्टी कही, मैंने कहा इन तीनों का अगर प्रोडक्ट ले लो यानी कि मल्टीप्लाई करवा दूं तीनों को तो किसके बराबर होगा, 1 के। बिल्कुल सही बात है भाई, 1 अगर किसी से मल्टीप्लाई हो तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, तो यानी हटा ही दो। तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओमेगा क्यूब के। और ओमेगा क्यूब का आंसर क्या होता है, 1। प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, बिल्कुल हो गई। क्या प्रॉपर्टी थी, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। अगेन मैं कह रहा हूं चैप्टर नंबर 3 से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस कम आते हैं, ज्यादा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मैं थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी वो डिटेल में जाके पढ़ा रहा हूं, तो अल्लाह के वास्ते उन्हें जरा सही तरीके से लो। क्लियर। चौथी प्रॉपर्टी बड़ी अजीब प्रॉपर्टी है, कहता है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ओमेगा, इफ वन कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ओमेगा द अदर विल बी 1/ओमेगा। यानी कि ये आई गेस इसकी ये कोई डिवीजन बेस्ड प्रॉपर्टी है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा होगा तो दूसरा अगला क्या होगा, 1/ओमेगा। अगर एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा होगा तो अगला क्या होगा, 1/ओमेगा। ये इसकी कोई डिवीजन बेस्ड प्रॉपर्टी है। पांचवी प्रॉपर्टी वही है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्या प्रॉपर्टी है कि भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर एक होता है रियल पार्ट, एक होता है रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या होता है, 1, और इमेजिनरी पार्ट क्या होती है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि इनके जो अपने फॉर्मूलाज होते हैं उसमें आयोटा आ रहा होता है, इसलिए ये दोनों इमेजिनरी पार्ट होते हैं। तो ये पांचवी प्रॉपर्टी होती है। अच्छा अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब एक नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा अब हमारा एक नया टॉपिक आता है। क्या टॉपिक है, इक्वेशंस के अंदर ये नेचर ऑफ द रूट्स। अगर कभी आपको रूट्स की नेचर बताने आ जाए, फॉर एग्जांपल आपको इक्वेशन गिवन और इक्वेशन के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इसके रूट्स इक्वल हैं, ग्रेटर हैं, लेसर हैं, रियल हैं, इमेजिनरी हैं, क्या हैं क्या भाई, तो उसके लिए टॉपिक होता है क्या होता है, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपसे कभी रूट्स मांग लिए जाए, कोई आपसे कह दे कि भाई मुझे अपने आंसर्स की जो भी आप कॉमन लेके आंसर निकालते हो, एक्स और वाई का आपको जो भी आंसर आता है, जो भी आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आता है वो कैसा आया है, आपके रूट्स कैसे आए हैं, उसका आंसर अगर आपको बताना हो कि किस तरह का है तो उसके लिए टॉपिक पढ़ते हैं। हमारे पास नॉर्मली 4 तरह के बेटा केसेस होते हैं। पहला केस नंबर 1 होता है। इसके अंदर अगर मैं कहूं कि मेरा डी जो है, ये डी क्या है भाई, इससे भी घबराना नहीं है, बता दूंगा। डी इज इक्वल टू, अगर 0 आ जाए तो रूट्स कैसे होंगे बेटा, रूट्स हमेशा होंगे इक्वल। क्या होंगे बेटा, रूट्स आर इक्वल। केस नंबर 2, अगर मेरा डी ग्रेटर देन 0 आ जाए, डी ग्रेटर देन 0 आ जाए तो बेटा रूट्स कैसे होंगे, आप अपने दिल में फौरन बोलोगे सर रियल।
आपको आता है, आप अच्छे बच्चे हो। सिमिलरली केस नंबर 3, अगर मेरा जो डी है, अगर जो मेरा डी है ये स्मॉलर देन 0 आ जाए, तब रूट्स कैसे होंगे बेटा? आई होप आप बोलोगे सर इमेजनरी। सिमिलरली अगर मेरा केस नंबर 4 के अंदर, मैंने क्या कहा, केस नंबर 4 के अंदर अगर मेरा d इक्वल टू किसी परफेक्ट स्क्वायर, क्या भाई, अगर मेरा d कभी इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तब ये रूट्स क्या होंगे भाई? आप सिंपली बोलोगे सर रूट्स रैशनल होंगे। क्या होंगे बेटा? रैशनल। अब जरा मैं टॉपिक को एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई होप, मेरा ख्याल है बहुत से लोगों को एक्सप्लेन नहीं हुआ होगा, कुछ को हो गया होगा। अच्छा माइंड होता है कुछ का एवरेज होता है, कुछ का नॉर्मल होता है। हमेशा उस लेवल पे आके पढ़ाया जाता है जहाँ पे हर बच्चे को समझ में आए। तो भाई किसी को नहीं समझ में आए तो टेंशन ना लो, मैंने अभी तो कुछ समझाया ही नहीं था, समझा अब रहा हूँ। नेचर ऑफ द रूट्स का टॉपिक क्यों यूज होता है इसकी मैं एग्जांपल देके समझा देता हूँ। बट अभी आप याद रखो कि 3 चीज़ हमारे पास, 4 केसेस होते हैं। अगर डी आ जाए कभी भी डी, अच्छा अब आप सोच रहे हो कि सर ये आप इतना आपने पका दिया, हमें तो पता नहीं आपने क्या कर दिया। आप ये तो पहले बताएं डी होता क्या है। तो भाई डी होता क्या है? डी इज नॉर्मली कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। डी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आप बोलोगे सर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या होता है? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर 4ac। यानी कि आपको कोई इक्वेशन गिवन है, आपको उसके रूट्स निकालने हैं। आपने उस इक्वेशन से b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली, वो वैल्यू क्या होगी? d। अगर वो d की वैल्यू 0 के बराबर आ गई तो आपके रूट्स कैसे आ रहे हैं? इक्वल। अगर केस नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल आपको इक्वेशन गिवन थी, आपने उसके अंदर से सेकंड टर्म का कोफिशिएंट है, थर्ड टर्म एंड फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई 4 करके d की वैल्यू निकाली, और वो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, तब आपके रूट्स कैसे हैं? रियल हैं। तो आपका आप आंसर के रियल पे टिक लगा दोगे। सिमिलरली आपने d की वैल्यू निकाली, वो स्मॉलर देन 0 आ गई, स्मॉलर देन 0 माइनस में आ गई, यानी कि तो आपके रूट्स कैसे हैं? स्मॉलर देन 0, यानी कि 0 से छोटी वैल्यू इमेजनरी। और अगर आपकी d की वैल्यू की परफेक्ट स्क्वायर आ गई, अच्छा अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं परफेक्ट स्क्वायर से क्या मुराद है। फॉर एग्जांपल तो भाई देखो, अगर आपकी d की वैल्यू 4 आ गई तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर इज 4। अगर आपकी वैल्यू 4 आ गई तो 4 अगर आपकी वैल्यू 16 आ गई तो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। अगर आपकी वैल्यू 9 आ गई तो 3 का स्क्वायर इज 9। तो केस नंबर 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट्स कैसे होंगे? रैशनल रूट्स होंगे। अच्छा इसकी एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये होगी भाई, अगर मेरे पास इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल माय इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ये मेरी बेटा इक्वेशन है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सही है। यहाँ पे अच्छा a क्या होगा? 2। जो स्क्वायर बेस्ड टर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वो नॉर्मली a होती है। b क्या होती है? सिंगल वेरिएबल बेस्ड टर्म। सिंगल पावर वेरिएबल बेस्ड टर्म कौन सी है? x के साथ वाली टर्म। तो b की वैल्यू क्या होगी? मुझे यकीन है में से बहुत से बच्चे बोलेंगे 6 6 6। बेटा 6 नहीं होगी, क्या होगी? -6। c सिमिलरली c की वैल्यू क्या होगी? 4 आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट्स निकालना। ये एक मैंने अपनी तरफ से इक्वेशन दी है तो मुझे नहीं पता इसके रूट्स क्या आएंगे, तो रूट चेक कर लेते हैं। d का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने क्या बताया? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो भाई b का स्क्वायर क्या होगा? 36 माइनस 6 का स्क्वायर। बाहर पावर कैसी है? इवन पावर क्या कर देगी? साइन चेंज कर देगी। 36 माइनस का 4ac, व्हाट इज a is 2 and what is c is 4। 36 माइनस का 4 2 8 और 8 4 4 32 आई गेस। 32 36 माइनस 32 आई गेस कोई ग्रेटर नंबर आ रहा होगा, तो d की वैल्यू जो आ रही होगी पॉजिटिव का 4 आ रही होगी शायद। तो d की वैल्यू जो यहाँ पे आ रही है ये कैसी वैल्यू है? अब मुझे ज़रा यहाँ से देख के बताओ d की वैल्यू कैसी है? ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, लेस देन 0। तो आप बोलोगे सर ग्रेटर देन 0 है। d की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव 4 आ रही है ना, तो ग्रेटर देन 0 है। तो मेरे रूट्स कैसे होंगे? मेरे रूट्स रियल होंगे। इस तरीके से आपको मेरी प्रैक्टिस शीट्स के अंदर बहुत सा मटेरियल मिल जाएगा। अच्छा मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ भाई, मेरी जो प्रैक्टिस मटेरियल है, मेरी जो प्रैक्टिस शीट्स हैं, ये सैप की जिम्मेदारी नहीं है। मैंने अपनी जिम्मेदारी के ऊपर अपने बिहाफ पे आपको दिया है कि कोविड चल रहा है भाई, बच्चों का पढ़ने को नहीं है, तो मैंने पढ़ने को आपको मटेरियल प्रोवाइड किया अपनी तरफ से। सही है भाई। तो इसके पीछे कोई वो नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, मुझे दुआ में याद रखिएगा बस। और इसके पीछे कोई वो नहीं है भाई कि ये सैप की ऐसी जिम्मेदारी नहीं थी, मेरी अपनी जिम्मेदारी है। तो इसके कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या मुझसे उस वहाँ पे क्लासरूम में मत पूछिएगा बड़ा मेहरबानी, या आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर मुझसे पूछ सकते हैं। जो आपके व्हाट्सएप पर्टिकुलर ग्रुप बना होगा वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर। सैप की जो अपनी बुक है वो बहुत अच्छी बुक बनी हुई है पास, बट उसमें सारे के सारे एनईडी के पास पेपर्स हैं। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि पहले आप प्रैक्टिस शीट सॉल्व करें जो मैंने आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके बाद सैप की बुक के ऊपर जाएं। यकीन माने आपकी बहुत बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह, और दूसरे लोगों से बहुत अच्छी होगी। आपका जो कोई दोस्त बैठा हुआ ना अन्यूज सैन के अंदर या IB ग्रेड्स से तैयारी कर रहा हो, उनसे और अपने आप को कंपेयर करके देखिएगा। एटलीस्ट मुझे अपने सब्जेक्ट का ज़रूर पता है कि आप मेरे सब्जेक्ट में उनसे बहुत ऊपर होंगे। ये मैं अपने मुँह से नहीं कहता, आप सिर्फ मेरी 2 बातें फॉलो कर लें। वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखें, इसके नोट्स बनाएं बैठ के। मैं जो प्रॉपर नोट्स बना रहा हूँ ये किसी वजह से बना रहा हूँ।
देखो जब मैं अपने इंटर के दौर में था ना, सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं एक एक चीज़ लिखता था, टीचर जो बात कहता था ना एक एक बात को कॉपी करता था, जो भी रेलिवेंट टॉपिक के रेलिवेंट बात होती थी। उसका रीज़न क्या होता था, क्योंकि कोई भी टीचर पागल नहीं होता, अगर वो कोई बात एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस टॉपिक के अंदर ज़रूर आ रही होगी। तो इस बात को हमेशा याद रख लेना, अगर कोई भी टीचर क्लास के अंदर कोई बात बताता है या एक्सप्लेन कर रहा है तो वो उस टॉपिक के अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व ज़रूर हो रही होगी। तो भाई मैं जो भी नोट्स बना रहा हूँ तरीके से करो, प्रैक्टिस शीट बैठ कर सॉल्व करो, देन एनईटी के पास पेपर सॉल्व करो, जो कि आपको सैप की बुक से मिल जाएंगे। उसके बाद अगर अपना मवाजना किसी और बच्चे से कर लेना, यकीन मानो मैथ के पोर्शन के अंदर तुम्हें बहुत ऊपर उठा दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा मेरे पास अब एक और टॉपिक आ गया, क्या है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगेन वही बात बोलूंगा, याद तो आ रहे होंगे बेटा आहिस्ता आहिस्ता आपको टॉपिक, और यही याद करवाना ही मेरी जिम्मेदारी है कि आहिस्ता आहिस्ता सब आपको काम रिवाइज करवाया जाए। और ये बेसिकली एप्टीट्यूड होती है, चाहे वो एप्टीट्यूड आप क्रैश के अंदर पढ़ो या प्रॉपर 40,000 रुपये दे के अनिल हुसैन वगैरह कहीं और बैठ के पढ़ रहे हो। अच्छा सम ऑफ रूट का फॉर्मूला एक होता है, सम ऑफ रूट कहते कैसे हैं, पेन। सम ऑफ रूट भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होते हैं बेटा, आप बोलोगे सर अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। आई होप इक्वेशन के थ्रू आपको बी और ए और सी और ए निकालना आता हो। देखो अगर नॉर्मली मेरी लाइव क्लास भी होती तब भी मैं एटलीस्ट बैठ के सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मैं प्रैक्टिस सारी लेक्चर डिलीवर करूंगा और बच्चों को बोलूंगा खुद बैठ के सॉल्व करें, क्योंकि बहुत ही हल्का टॉपिक है। उन टॉपिक्स को एज अ टीचर हम छेड़ते हैं जहाँ पे हमें पता हो कि बच्चा फंस सकता है या जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स देनी होती हैं। तो इसमें परेशान मत हुआ करो कि शायद आपको सही समझ में नहीं आएगा कि मैंने कम पढ़ाया है। भाई मैं बाकी टीचर से मुकाबले में बहुत डिटेल में वैसे ही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा मेरे पास देन अच्छा हाँ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मेरे पास एक और चीज़ आती है फिर, अगर मुझसे कोई कह दे इक्वेशन बना के बताओ ज़रा, इस टॉपिक के अंदर हमारे पास टॉपिक होता था फर्स्ट ईयर के अंदर आई गेस 3.6 या 3.7 होती थी वो इक्वेशन बनाने वाली, कि अगर अल्फा और बीटा आपके रूट्स हैं किसी इक्वेशन के तो बताओ इक्वेशन कैसे बनेगी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। अगर कभी इक्वेशन बनाने बन जाए तो ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। अच्छा जब आप नॉर्मली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यूज यूज़ कर रहे होगे, यानी कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट को यूज़ कर रहे होगे, तो आपके पास एट एट टाइम कुछ और फॉर्मूलाज भी लग रहे होंगे। वो फॉर्मूलाज क्या होते हैं, अगेन मैं उनको भी रिवाइज करवा देता हूँ। अल्फा माइनस एक फॉर्मूला आपके पास आता है अल्फा माइनस बीटा, ये फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सिमिलरली एक और फॉर्मूला आता है मेरे पास, ये फॉर्मूला क्या होता है भाई, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली बेटा मेरे पास एक और क्वेश्चन आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन कह रहा हूँ सॉरी फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अच्छा एक किसी को प्रॉब्लम हो रही थी कि सर आप जो है ना अपना हाथ सामने अगर रख देते हो हमें नज़र नहीं आता, तो अल्लाह के बंदे कोविड-19 ने हमें इस तरह पढ़ाने मजबूर कर दिए। किसी को ऐसे पढ़ाने का शौक़ नहीं होता यार, मैं बहुत सोशल बंदा हूँ। अगर आप में से कोई पर्सनली किसी के बहन भाई या कोई कज़न मुझे जानते हो तो बहुत अच्छे तरीके से मुझे जानते होंगे मैं कितना सोशल इंसान हूँ। मुझे खुद इस तरीके से पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा, सिंपल सी बात है यार, बट पढ़ाना मजबूरी है ऐसे। तो अगर हाथ आ रहा है तो भाई मैं अपने मुंह से बोल भी रहा होता हूँ 10 दफ़ा एक चीज़ को, तो उस तरीके से बर्दाश्त करें। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। मैं तो बहुत अपनी वीडियोज़ के अंदर कोई न्यूमेरिकल लिखते हुए या कोई क्वेश्चन लिखते हुए या कोई हेडिंग डालते हुए वीडियोज़ ही हटा देता हूँ, वहाँ से पार्ट स्किप कर देता हूँ, वीडियोज़ ऑफ कर देता हूँ एडिट मोमेंट के लिए। मैं तो आपको इतना टाइम सेव करूँ, तो अगर थोड़ी बहुत आ रही है कन्फ्यूजन तो यार उसको बर्दाश्त कर लो प्लीज़। मुझे खुद भी शौक नहीं है ऐसे पढ़ाने का। लाइव लेक्चर में ज़्यादा मज़ा आता है जब पूरी क्लास आपको देख रही हो और 70 बच्चों के अंदर आप डिलीवर कर रहे हो या आप 70 बच्चों के सामने खड़े हुए हो, तो वो ऑब्वियसली फीलिंग डिफरेंट होती है। अच्छा बेटा अब मेरे पास जरा छोटे छोटे 4-5 टॉपिक आ गए हैं, मैं जल्दी जल्दी इनको बता देता हूँ। मैंने अपनी प्रैक्टिस शीट्स के अंदर आई होप इनके न्यूमेरिकल्स गिवन होंगे क्वेश्चंस, और गिवन है मैंने बनाए तो क्योंकि थे इनके। अगर आपसे कभी कह दिया जाए कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकालो, क्या कह दिया जाए, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, किसका एरिया निकालो, स्क्वायर का, किसका एरिया निकालो, स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर।
स्क्वायर कैसी शेप होती है बेटा, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर मैंने स्क्वायर की एक साइड को x कह दिया, दूसरी साइड भी x होगी, दूसरी साइड भी x होगी, चौथी साइड भी x होगी, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, x स्क्वायर। सिमिलरली एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। अच्छा मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ भाई, मेरे शॉर्ट फॉर्म के तौर पर लिख रहा हूँ, अब आपका टाइम सेव कर रहा हूँ। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, सिंपल सा फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है, a इज इक्वल टू √2x। व्हाट इज दिस x, कोई भी स्क्वायर की साइड होगी, स्क्वायर की साइड से बराबर होती हैं तभी तो स्क्वायर कहलाता है वो। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर क्या है, a इज इक्वल टू √2x। और अगर कभी आप किससे कह दीजिए पैरामीटर निकालने के लिए, तो भाई पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर ये होता है a इज इक्वल टू 4x। क्लियर, एरिया का एक्स स्क्वायर, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज √2x एंड व्हाट इज पैरामीटर, इट इज 4x। अगर सेम काम आपसे किसी रेक्टेंगल के लिए कह दिया जाए, किसके लिए, मैं अपना चेंज कर लेता हूँ कलर। अगर आपसे किसी रेक्टेंगल के लिए कह दिया जाए, अच्छा रेक्टेंगल में कौन सी फिगर होती है भाई, जिसकी एक साइड दूसरी साइड के बराबर नहीं होती। इसको आपने लेंथ कह लिया, इसको आपने विड्थ कह लिया, ये आपकी लेंथ हो गई, आपकी विड्थ हो गई। तो भाई एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा बेटा, सिंपल लेंथ इनटू विड्थ। क्लियर भाई, ये मेरा W है भाई, इसमें मजाक मत उड़ाना भाई। सिमिलरली अगर मुझसे पैरामीटर निकालने के लिए कह दिया जाए, तो कैसे निकालेंगे पैरामीटर इसका, आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला होता है पैरामीटर का 2l + y या x + y कह दो, 2l + w या 2x + y। अगर एक साइड, इस साइड को फॉर एग्जाम्पल आप w ना लो, x ले लो, और इस साइड को y ले लो, बात एक ही, रिप्रेजेंटेशन डिफरेंस हो सकती है आपकी और मेरी। पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का 2l + w। सिमिलरली अगर मेरे पास आ जाए इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन आ जाए, इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक तो ट्राइंगल है, ऊपर से क्या है, इक्विलेटरल भी है। इक्विलेटरल यानी कि तीनों साइड्स बराबर हैं। इक्विलेटरल का क्या मतलब हुआ, तीनों साइड्स आपस के अंदर बेटा बराबर हैं। तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू √3/4x²। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू √3/4x²। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला हमने कहीं देखा हुआ है, तो चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के चैप्टर के अंदर बिल्कुल ये फॉर्मूला गिवन होते हैं। आप इनको बार बार इंटरमीडिएट में भी सॉल्व कर रहे होते थे, और जब चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसके अंदर भी आप देखोगे मैं इसका फॉर्मूला अलग से लिखवा दूंगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का। क्लियर। पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का भाई 3x होता है। क्या होता है पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला 3x। तो मैं आगे जल्दी से रिवाइज करवा दूं, मैंने क्या पढ़ाया, मैंने छोटा सा टॉपिक पढ़ाया। इस टॉपिक के अंदर एरियाज, लेंथ ऑफ द डायगोनल, पैरामीटर्स वगैरह होते हैं। आपसे कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन दे देगा। असल में इक्वेशन का जो टॉपिक है ना, इसके अंदर थ्योरी का पार्ट भी आ जाता है, और कुछ क्वेश्चन शॉर्ट के अंदर आ जाते हैं जो कि न्यूमेरिकल बेस या सॉल्यूशन बेस या मैथमेटिकल बेस। तो उसमें ये फॉर्मूला यूज हो रहे होंगे, बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन होंगे यार। कह देगा स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दो, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x²। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू √2x। और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू 4x। फिर हम रेक्टेंगल की फिगर के ऊपर आए, ये लेंथ है, ये विड्थ है, या आप इसको x कह लो, y कह लो, आपकी चॉइस है भाई। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 2l + w। और फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए आप क्या करोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, जिसके तीनों साइड आपस के अंदर बराबर हो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a इज इक्वल टू √3/4x²। सिमिलरली पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के, p इज इक्वल टू 3x। अब जरा 2-3 क्वेश्चन में करवाए तो पेपर के चैप्टर नंबर 3 से आए थे, ताकि ये ना बोलो कि सर ने सिर्फ थ्योरी पढ़ाई है। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं जरा अपने क्वेश्चन की जानिब। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था चैप्टर नंबर 3 से, लिंक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इफ x³ - x² + k + 3 इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x - 1, देन द वैल्यू ऑफ k। अजीब यार क्वेश्चन है। क्या भाई मैं वो मैट्रिक वाला एक सोल्यूशन करूं क्या, इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पे लिखूं, और यहाँ पे क्या लिखूं, x³ - x² + k + 3, और यहाँ पे क्या लिखूं, x - 1। क्या ऐसे बैठ के सॉल्व करूँगा मैं, हैं मुझे बताओ ज़रा, क्या ऐसे बैठ के सॉल्व करूँ? जी नहीं। क्यों, हम है ना। इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं भाई, क्या शॉर्ट ट्रिक होगी सोल्यूशन करने का। ये तरीका भी हो सकता है, क्योंकि डिविजिबल कह रहा है तो आपने उसमें अंडर रूट में डाला, डिवाइड करो, करके दिखा दो। अगर मैट्रिक की मैथ्स इतनी अच्छी है, कर सकते हो तो बिल्कुल करो, याद देता हूँ मैं तो। मगर इसकी शॉर्ट ट्रिक है। क्या शॉर्ट ट्रिक है, आपसे क्या कह रहा है, किस नंबर से डिविजिबल है, x - 1। किससे, x - 1। तो भाई मुझे बात बताओ, अगर मैं कह दूं x इज इक्वल टू 1, ये -1 है, इसके साथ ऑब्वियसली कोई ना कोई इक्वेशन होगी ना, x - 1 इज इक्वल टू 0 होगा कहीं ना कहीं पे। डिविजिबल बाय x - 1 यानी कि x - 1 कोई पर्टिकुलर टर्म है। तो मैंने क्या बोला है, मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, कैसे, 1। इस x की वैल्यू को मैं इस पूरी इक्वेशन में डाल दो, तो k की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास
ना आए तो मुझे बता दो। 1 आ जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, ये 1 से 1 कैंसिल आउट, 1 की पावर क्यूब हो, 1 की पावर स्क्वायर हो, 1 की पावर 100 हो, 1 1 ही रहता है, उसको कुछ कोई उखाड़ नहीं सकता उसका कुछ। तो 1 में से 1 क्या 0, तो +3 वहाँ पे चला जाएगा, क्या हो जाएगा -3। तो क्या सोल्यूशन आंसर आ रहा होगा आपके पास -3। कितने सेकंड लगे, 6 सेकंड लगे, मुश्किल से 8 सेकंड या 6 सेकंड, मेरे लिए 3 सेकंड लगे। इस मेथड से करते 10 मिनट लग जाते। ये डिफरेंस है शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर और नॉर्मल मेथड से करने के अंदर। यही कैरियर काउंसलिंग मैं आपकी करना चाह रहा हूँ, यही मैं आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाना चाह रहा हूँ कि बेटा किसी भी MCQs को 2 मिनट से ज़्यादा अल्लाह के वास्ते मत देना, क्योंकि अगर आपने अपने किसी भी MCQ को 2 मिनट से ज़्यादा टाइम दिया तो इसका एक अलग मतलब है पूरा। अगर आपने अपने किसी भी MCQ को 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम दे दिया तो इसका एक साफ साफ मतलब है कि आप अपने आगे के किसी MCQ को टाइम नहीं दोगे, यानी कि आप तैयार कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये 2 MCQs आ रहे हैं, आखिरी के 2 मिनट बचे हैं, अगर मैंने इस MCQs के ऊपर 10 मिनट लगा दिए, ये दोनों MCQ में सॉल्व कर सकता था फॉर एग्जांपल, बट ये वाला मुश्किल था, तो मेरे पास आखिरी के 5 मिनट थे, मैंने पूरे के पूरे 5 मिनट इस पे ज़ाया कर दिए। अब मुझे नहीं पता इसका आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है। तो भाई ऐसा जो भी क्वेश्चन हो जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, उसके ऊपर टाइम नहीं ज़ाया करते होते, उसके ऊपर टाइम नहीं ज़ाया करना कभी भी। देखो मैं पिछले लास्ट 4 साल से बच्चों को एक बात समझाता हूँ, हाथ जोड़ के समझा रहा होता हूँ कि भाई देखो एप्टीट्यूड इंटरमीडिएट से डिफरेंट है, यहाँ पे तुक्के उस तरीके से मत मारना। कैसे मारना है मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको इंशाल्लाह लाइव लेक्चर्स के अंदर गाइड कर दूंगा, नहीं तो लास्ट के अंदर जरूर गाइड करूंगा, नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस के अंदर भी गाइड कर ही रहा हूँ। देखो पेपर करने की ट्रिक होती है। पेपर कैसे करोगे आप या कैसे करोगे आप, आपके पास मैथ का पोर्शन आप अगर उठा रहे हो, हमेशा सबसे पहले वो पोर्शन आपने उठाना है इन चारों पोर्शंस के अंदर से जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा आता है। बच्चे इसका उलट मतलब देते हैं और बच्चे इसका टोटली अलग अपोजिट काम करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, हमेशा सबसे पहले मुश्किल पोर्शन उठाते हैं कि भाई मुश्किल पोर्शन को पहले अटेम्प्ट करेंगे ताकि बाद में आसानी हो, और इसी आसानी में उनके लग जाते हैं। मैं क्या जुमला बोलूँ, छोड़ो यार। देखो एक अरसा हो गया पढ़ाते हुए, खुद भी कई जगह के एप्टीट्यूड टेस्ट दिए, इसमें IBA शामिल था, इसमें NAD शामिल था, 2 जगह के दिए, क्योंकि मुझे इसकी जगह तीसरी जगह जाने का शौक नहीं था। IBA में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्लियर किया था मैंने, बट किसी वजह से मैंने IBA में एडमिशन नहीं लिया था। उसके पीछे रीज़न कहते ही तो अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड का नहीं था, बल्कि उसके पीछे रीज़न ये था कि मेरी फैमिली को नहीं पसंद था कि मैं IBA जाऊँ। और उसके पीछे क्या स्टोरी थी मैं स्टोरी शेयर नहीं करना चाहता, बट कोई रीज़न था। कभी ज़िंदगी में मिले तो यार ज़रूर तफसील सुनाऊंगा भाई क्या रीज़न था। उसके पीछे फाइनेंशियल क्राइसिस का मुझे कोई इशू नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली इतनी वेल्थ थी कि इजीली मैं IBA पे कर सकता था। रीज़न कुछ और था, एक टिपिकल सोच थी, एक टिपिकल माइंडसेट था, ये एक मसला था। तो एक अपना एक्सपीरियंस भी है और फिर जो टीचिंग कर रहा हूँ उसका एक्सपीरियंस भी है। अगर आपके पास देखो हमेशा आपको ज़िंदगी में कोई भी पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो, हमेशा वो पोर्शन अटैम्प्ट करो सबसे ज़्यादा आपको अच्छा आता है। जो सबसे ज़्यादा अच्छा आपको आता है उसका फ़ायदा क्या है, देखो सिंपल सी बात है। अगर आपने पहले मुश्किल पोर्शन उठाया, फॉर एग्जांपल किसी को केमिस्ट्री पसंद नहीं होती, लोगों को फिजिक्स पसंद नहीं होती, केमिस्ट्री पसंद नहीं होती। मैं अपनी बात करूँ, मुझे केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ लेता हूँ, मेरे 99 अबव मार्क्स भी आए, मेरे 99 या 95 अबव मार्क्स भी आए हुए दोनों के अंदर, बट स्टिल मुझे ज़ाती तौर पर कोई पसंद नहीं थी। वो लगाओ या वो मोहब्बत जो मुझे मैथ से हमेशा रहा, वो इन दोनों सब्जेक्ट से कभी नहीं रहा। केमिस्ट्री जो फिर भी मैं कर लेता हूँ, केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ा भी लेता हूँ मैं आज भी, बट फिजिक्स तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं थी, मैंने फिर भी कर लिया था मैं, मसला नहीं था मुझे उसमें भी। तो फिजिक्स का पोर्शन अगर मैं पहले अटेम्प्ट करूंगा ना तो क्या होगा, मेरा कॉन्फिडेंस लूज होगा। फॉर एग्जांपल पहला पोर्शन फिजिक्स का आया, मैंने अंधों की तरह आंखें बंद करके अपने उस ट्यूशन वाली जो एक बाजी थी जो मुझे क्लास 5 में पढ़ाती थी, मैंने उनकी बात सुन के मैंने क्या करा, मैंने बोला कि पहला पोर्शन जो आया, पहला क्वेश्चन जो है मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा अपना पेपर। नहीं, चलो मैं बता देता हूँ, आपने कर लिया। अब फिजिक्स का पेपर पहला आ गया, मुझे फिजिक्स पसंद नहीं है, मैं अपने ऊपर रख के बात कर रहा हूँ, मुझे फिजिक्स फॉर एग्जाम्पल पसंद नहीं है, मैंने फिजिक्स का पोर्शन ही पहले उठाया है। अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल पहला MCQs मुझे आता था, मैंने कर लिया। दूसरा MCQs क्या आया, बहुत ही मुश्किल MCQs आ गया। अभी मेरे 2 घंटे का टाइम रहता है ऑल दो, मगर मेरे 98 MCQs भी रहते हैं, NAD की रिस्पेक्ट से बात करूं। दूसरा MCQ थी फिजिक्स का, बहुत 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 टफ आ गया, मुझे नहीं आता, मैंने उसको छोड़ दिया कि हाशिम सर ने कहा था कि छोड़ना है, तो मैंने छोड़ के आगे बढ़ गया। अब जो मैंने पिछला MCQ छोड़ा है ना, उसका प्रेशर मुझ पर हल्का हल्का आना स्टार्ट हो गया है। तीसरा MCQ मैंने सही हो गया, चौथा कंफ्यूज हूँ, बट स्टिल मैंने कर दिया। अच्छा, मैं टिक मार्क करने का तरीका भी आपको सिखा दूंगा कि पेपर पर किस तरह टिक करते हैं। एक हमेशा पेपर पहले पढ़ा जाता है, 3 तरह के टिक किए जाते हैं। आपको बहुत अच्छा कोई क्वेश्चन आता है, उसको आप इससे टिक करते हो, कोई आपको इसमें डाउट होता है उसको सर्कल करते हो, कोई आपको बिल्कुल ही नहीं आता उसे क्रॉस करते हो। मुझसे पढ़ लो ना बेटा, तो एप्टीट्यूड पढ़ाने का एक अंदाज़ होता है, अल्हम्दुलिल्लाह उस अंदाज़ पे पढ़ाते हैं, चाहे किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाएं, किसी को पर्सनल कोचिंग करें या किसी के लाइव सेशंस रखें। तो ये मैं आपको तरीका बाद में सिखा दूंगा। अभी क्या बता रहा हूँ कि अगर फिजिक्स का पोर्शन उठा रहे हो, जो पोर्शन आपको अच्छा नहीं लगता, आपने पहला MCQ उठाया, आपको गलत हो गया या आपको नहीं आता था, आपको डाउट है, तो आप पे एक नेगेटिव प्रेशर आ गया। फिर आपने सेकंड MCQ किया, वो आपसे हो गया, थर्ड किया, उसमें मसला आया, फोर्थ किया, 4th 6th 7th
पहला नहीं हुआ, आपको पता है आपने आपसे सही आंसर नहीं आ रहा, दूसरा आपसे हो गया, तीसरा भी समाओ चलो मैं कहता हूँ हो गया, चौथे पे आपको डाउट है कि आपका आंसर गलत आया सही है आपको नहीं पता, पांचवा फिर आपसे हो गया, छठा फिर डाउट है, सातवां नहीं आता या सातवां नहीं आता, आठवें में फिर डाउट है। अब क्या हो रहा है, अब आहिस्ता आहिस्ता जो आपको आते हैं ना वो भी आपके गलत होंगे, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आपके जहन में मौजूद है ना वो भी गलत होते जाएंगे, वो कॉन्सेप्ट उलट जाएंगे भाई, और इतना ज्यादा नेगेटिव प्रेशर आपके जहन पे बिल्ड हो जाएगा कि आप जो चीज आपको आती होगी फिर आप वो भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। देखो मुझसे ये मत कहना कि सर आपको कैसे पता, तो देखो मैं तो इस फील्ड के अंदर हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ, अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ, अपना टीचिंग एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ किसी के साथ, तो मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक इल्म दिया तो उस इल्म को दूसरे तक पहुँचाने का शौक रखता हूँ। तो हमेशा याद रखना बेटा, पेपर के अंदर एप्टीट्यूड के अंदर वो पोर्शन पहले अटेम्प्ट करना जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा आता होगा। उसकी रीज़न क्या मैं उसको समझाता हूँ। मुझे मैथमेटिक्स बहुत अच्छी आती है, फॉर एग्जांपल मैंने पहला मैथ का क्वेश्चन उठाया, अरे यार ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, सर ने कराया था, आ गया। दूसरा क्वेश्चन, यार चलो मैं कह देता हूँ कि यार ये टॉपिक मैं चॉइस पे छोड़ के आया हूँ मगर मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, मुझे अपने ऊपर इतना बिलीव है, यार ये आया है चैप्टर नंबर 12 से, यार इसका फॉर्मूला भी जहन में नहीं आ रहा, बाद में कर लेता हूँ मगर आता है मुझे। अब क्या हो रहा है, मेरा प्रेशर, मुझे एक चीज नहीं भी आ रही ना तो प्रेशर मुझ पर ये नहीं पड़ रहा कि भाई मुझे बिल्कुल ही नहीं आता, मैं अपने आप को एक दिलासा जरूर दे रहा हूँ कि भाई सही है, आता नहीं है या डाउट है तो डाउट क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। इससे क्या होगा, जब मैं पहले 25 एमसीक्यूज कर लूंगा 40 मिनट के बाद या 50 मिनट के बाद, मुझ पर कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है जब मैंने अभी मैथ का पोर्शन 25 मार्क्स तक कर चुका हूँ तो उनमें से मुझे पता है कि मेरे 18 सही हैं, 17 सही हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एवरेज बच्चा भी जो होता है ना उसे कम से कम हर पोर्शन के अंदर 15 एमसीक्यूज तो सही करने हैं, 15 एमसीक्यूज तो सही करने हैं उसे किसी भी पोर्शन के अंदर। अगर मैं अपने एनईटी की टेस्ट की बात करूँ ना, मेरे मैथ्स में 25 और 25 से, और फिजिक्स के अंदर आई गेस 10 मार्क्स थे, देन केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर आई गेस 15 थे या 18 का रेशो था। मुझे फिजिक्स इतनी नापसंद थी, मतलब पसंद नहीं थी मुझे, और मैंने इतनी ऐसी ईकेट की तैयारी भी नहीं करी थी, बट मेरे मैथ्स में कम्प्लीटली फुल थे। इससे क्या होता है, प्रेशर एक रिलीज होता है आपका, यार 25 में से अगर 18 एमसीक्यूज आपको डाउट नहीं है ना, आपको पता है कि आपने सही किया है, प्रेशर रिलीज हो रहा है। अब जब आप केमिस्ट्री के ऊपर जाओगे तो आपका डाउट, आपका और कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा, बूस्ट होगा। ये तरीका होता है पेपर सॉल्व करने का, ना कि आप अपनी स्कूल वाली बाजी और मिस्टर कोई अपने ख़ानदान के अंकल का मशवरा मांग लें या फुप्पो का मशवरा मांग लें कि भाई जो पहला क्वेश्चन आएगा वहीं से आपने स्टार्ट करना है गधों की तरह। ऐसा नहीं होता, एक बात अपने ज़हन में रख लेना। देखो मैं आपकी कैरियर काउंसलिंग भी कर रहा हूँ, मैं आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी आपको सिखा रहा हूँ ऐसा ऐसा। तो अल्लाह के वास्ते मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हमेशा पेपर एप्टीट्यूड के अंदर वो पोर्शन अटेम्प्ट करना जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आपको मैथ पसंद है, मैथ पहले अटेम्प्ट करना। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, किसी की लड़कियों की इंग्लिश अच्छी होती है, लड़कों की भी इंग्लिश अच्छी होती है, बीकन हाउस का माशाल्लाह बर्गर जो हमारे पास आते हैं उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, बीकन हाउस, सिटी, हैप्पी पैलेस के, उनकी इंग्लिश अच्छी होती है। तो भाई इंग्लिश अच्छी है तो उसको शो करो ना, क्या कहीं और लेके जाओगे इंग्लिश को, उसको शो करो, पहले इंग्लिश का पोर्शन अटेम्प्ट करो। ये मत सोचो कि यार पहले मुश्किल वाला कर लूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ मुश्किल वाला पहले करना लसन लगवा देता है पेपर के अंदर। सही है, मेरी बात आई गेस बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ में आ गई होगी। तो पहले मुश्किल वाला पोर्शन अटेम्प्ट करो, उसके बाद जाओ पहले मुश्किल वाला अटेम्प्ट ना करो और पहले इजी वाला अटेम्प्ट करो। जब इजी वाला पहले अटेम्प्ट करोगे ना तो आपका बहुत प्रेशर रिलीज होगा। मेरी बात है हमेशा याद रखना, जाके पेपर के अंदर करके देख लेना। अगर मसला ना हो तो मुझे दुआएं देना, और मसला हो तो ऐसा हो नहीं सकता मसला हुआ। क्लियर, ये मेरी आज की एक आपके लिए छोटी सी एडवाइस थी। अब जरा वापस टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं और ये दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। क्या है भाई ओमेगा 223? यार सिंपल सी बात है यार, ओमेगा की कभी भी हायर पावर आ रही होगी तो किसके ऊपर सॉल्व करोगे? ओमेगा की कभी भी ग्रेटर पावर आ रही होगी तो हमेशा कोशिश करोगे ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करने की। क्यों? क्योंकि ओमेगा क्यूब का आंसर होता है 1। जिस तरह आयोटा की कभी हायर पावर आ रही हो तो बेटा हमेशा आयोटा स्क्वायर के ऊपर जाते हो। सिमिलरली कभी भी ओमेगा की हायर पावर आ रही होगी तो किसके ऊपर जाओगे? ओमेगा क्यूब के ऊपर। अच्छा, इसको करने का तरीका तो ये है कि भाई मैं इसको पहले ब्रेक करूँ, देन सॉल्व करूँ, चेक करूँ, बट इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? आपकी कोई भी जो भी आपको पावर गिवन है ना, उस पावर को आप नीचे लिख लो और उनको सम ले लो। तो 2 + 2 + 3 किसके बराबर होता है? आप बोलोगे 3 4 2 तो 4 + 3 7 किसके बराबर होता है? सम 7 के। तो सिंपल ओमेगा 7 आप रख लो अपने पास। और ओमेगा 7 क्या 3 के टेबल में आता है? आप बोलोगे नहीं आता, तो 6 × ओमेगा आता है। तो ओमेगा 6 क्या होता है? 3 × 2 और बाहर ओमेगा का ओमेगा, 3 × 2 = 6। ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1 बाय स्क्वायर × ओमेगा। तो आंसर क्या होगा? ओमेगा 223 का ओमेगा। मैं अपनी बात फिर से रिपीट कर देता हूँ, और किसी को मसला हुआ है समझ में नहीं आई यार, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि मैंने लिख दिया, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दूसरा तरीका क्या? ओमेगा 223 आप चेक करोगे क्या 3 के टेबल में 223 आता है, मगर इतना बड़ा नंबर चेक करोगे तो हो सकता है गलत ले लो, हो सकता है प्रेशर आप पे बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा हो सकता है कि आप गलती कर दो।
मगर मैं इससे भी करवा देता हूँ, आप चेक कर लो कि 2 के टेबल में 3 के टेबल में 223 आता है, तो भाई 2 2 7 21, 2 7 21, देन एक वहाँ पे चला गया 13, नहीं आता, 222 आई गेस आता होगा। तो इस तरीके से आप बेसिकली उसको ब्रेक करोगे, ऐसे ब्रेक करोगे 2 7 21, एक वहाँ पे 13 चला गया, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ओमेगा की पावर 222 इंटू ओमेगा। क्या 222 आता है 2 के टेबल के अंदर, आओ चेक कर लेते हैं। 3 के टेबल में आता है 222, 2 7 और 2 12, बिल्कुल आता है। कहाँ आता है 222 3 के टेबल के अंदर, ये आता है 3 की पावर 7 के ऊपर 21, एक वहाँ पे चला गया, तो क्या हो जाएगा 12, 3 की पावर 73 के ऊपर आता है, तो मैं क्या लिख दूंगा, ओमेगा क्यूब की बाहर पावर 73 इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब क्या होता है बेटा 1 की पावर क्या हो गई 73 इंटू ओमेगा, 1 की पावर 73 आ जाए 1 की पावर 100 आ जाए, फर्क नहीं पड़ता, तो इसका आंसर यहाँ से भी ओमेगा आ सकता है। या एक और शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई, शॉर्ट ट्रिक क्या बताई मैंने आपको कि भाई सिंपल जो भी पावर गिवन है उस पावर को नीचे लिखो एक बार, उसका पूरे का सम ले लो, सम क्या आएगा 7 के बराबर। ये ज़्यादा आसान मेथड है, इस मेथड को सॉल्व कर लो, ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। पावर को एक बार नीचे लिख दो, उसका सम ले लो, क्या आ गया 7, और सिंपल एक ओमेगा के ऊपर वो जो भी सम आए उस सम को लिख दो। मैंने क्या कहा, पावर को एक बार नीचे लिखो, उसका सम लो, सम की जो भी आंसर आए उसको एक ओमेगा के ऊपर लिख दो। क्या सम का आंसर आया 2 + 2 + 3 7, ओमेगा 7, तो ओमेगा 7 3 के टेबल में नहीं आता, क्या आता है 6 आता है, एक नंबर पीछे, तो मैंने ब्रेक करके इसको लिख दिया। बेसिस सेम होंगी तो पावर ऐड होंगी, वो गलत काम नहीं किया भाई, इसलिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो ओमेगा 6 कहाँ पे आता है 3 के टेबल में, स्क्वायर के ऊपर, 3 2 6, मैंने 3 अंदर रहने दिया, 2 बाहर निकाल दिया। अब ओमेगा क्यूब की पावर स्क्वायर आया, 100 आया, 15 आए, तो ओमेगा क्यूब का आंसर 1 होगा, और 1 की पावर कुछ भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर क्या आ गया ओमेगा। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क है, कैसे होगा अगेन इसी तरीके से कर लो, 4 + 4 + 0 = क्या होगा 8, क्या आंसर होगा 8। तो भाई ओमेगा की पावर 8, क्या 8 3 के टेबल में आता है, आप बोलोगे नहीं आता। कि 8 3 के टेबल में आता है, आप बोलोगे नहीं आता। कौन सा नंबर 3 के टेबल में आता है इससे पहले वाला, आप बोलोगे ओमेगा 6। तो कितने बचे यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 6 का आंसर क्या होगा, ओमेगा क्यूब को आप कन्वर्ट कर दोगे 6 के लिए तो ये ऑब्वियसली 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ रहा होगा इस पूरे क्वेश्चन का, ओमेगा 440 का ओमेगा स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक की बात आपको। और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट होता है। तो भाई देखो, अच्छा मैं 4 के लिए वीडियो डिफरेंट बना दूंगा, मैं इसमें नहीं बना रहा क्योंकि मैंने आपको टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया तो मेरी वीडियो लेंदी हो गई है। अगेन मैंने आपको इस आज के लेक्चर में 2 बातें समझाई, एक चैप्टर नंबर 3 के बारे में बताया और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई पेपर सॉल्व करने के लिए। तो मेरी एक बात याद रखना यार, देखो मुझे कोई फीस नहीं मिल रही है पढ़ाने के लिए, मैं फीस अभी हम पढ़ा रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सैब से ताल्लुक़ है, सैब से एक रिश्ता है इसलिए। मगर मैं आपकी गाइडेंस करना चाहता हूँ और आपको बताना कुछ चीज़ें चाह रहा हूँ, तो उन बातों को हमेशा याद रख लेना। मैंने आपको पेपर सॉल्व करने का तरीका बताया, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा 4 पोर्शन होंगे आपके पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश। इन चारों में से जो पोर्शन आपको बहुत अच्छा आता हो, अल्लाह के वास्ते पहले वो पोर्शन अटैम्प्ट करना। और मैंने उसकी फिर आपको बहुत डिटेल में जाके बताया कि भाई अगर आप मुश्किल पोर्शन को पहले अटैम्प्ट करते हो तो अगर आप जब आप क्वेश्चन गलत हो रहे होते हैं तो आपके ऊपर एक नेगेटिव प्रेशर आ जाता है और वो प्रेशर बहुत इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि देखो एक बात याद रख लेना, एनईडी का टेस्ट साल में 4 बार नहीं होता, एनईडी का टेस्ट साल में 2 बार नहीं होता। लोग या माँ बाप सालों ख्वाहिश देखने में लगा देते हैं कि मेरा बच्चा एनईडी जाएगा, मेरी बेटी एनईडी जाएगी, या आप इंटरमीडिएट से ख्वाब लेके बैठे हुए तो एनईडी जाना है, एनईडी जाना है। कोई तो रीज़न है ना कि लोग एनईडी से जलते हैं, कोई तो रीज़न है ना कि इकरा वालों की इतनी नींदें उड़ती हैं एनईडी वालों से, कोई तो रीज़न है ना यार। तो इसी ख्वाब को लेके यहाँ पे आए हो ना, तो उस ख्वाब को पाने की ताबीर बता रहा हूँ, उस ख्वाब को पाने की एक रास्ता बता रहा हूँ। आई होप आप उस रास्ते पे अमल करो। पहले वो सेक्शन अटेम्प्ट करो जो आपको बहुत अच्छा आता हो, जब वो आप पढ़ लोगे तो उसके बाद उस सेक्शन पे ऊपर जाओ जो उससे निस्बतन कम अच्छा आता हो। फॉर एग्जांपल मुझे मैथ्स के बाद जो अच्छा हमेशा चीज़ लगी वो केमिस्ट्री लगती, तो मैंने हमेशा मैथ्स के बाद केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया होगा। मुझे ऑल्दो भी याद नहीं है बट मैं 100% श्योर हूँ मैंने केमिस्ट्री किया होगा। उसके बाद मैं इंग्लिश पे गया और उसके बाद मैं फिजिक्स के ऊपर गया हूँ। क्लियर, आपको मेरी बात समझ में क्या कहना चाहता हूँ। इससे होता क्या, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। जब आप इजी चीज़ को पहले अटेम्प्ट कर लेते हो ना, तो फिर यार आपके जहन में होता है कि यार मैंने मैथ्स में चलो यार 25 MCQs अगर आए थे तो कम से कम मैंने 18 तो सही किए होंगे। वो जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ आपको पसंद है तो फिर आपको ये भी तो पता होगा ना आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है। अच्छा आप में से कोई सोच रहा है कि भाई पता क्या चलेगा हमारा आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है, तो देखो अगर कोई चीज़ आपको पसंद आ रहा हो, आप समझते हो कि ये टैलेंट आप में अल्लाह ने दिया हुआ है। अल्लाह हर इंसान को कोई ना कोई टैलेंट देता है, ऐसा नहीं कि अल्लाह ने किसी को टैलेंट नहीं दिया। वो इंसान बहुत बेवकूफ़ है जो सोचता है कि यार उसको अल्लाह ने कुछ नहीं दिया और बाकियों को कुछ दिया। नहीं भाई ऐसा नहीं है, आपको भी कुछ दिया होगा, आपने आज तक सही से ढूंढा नहीं है अपने अंदर। ढूंढो, निखारो अपने आप को। तो जब आप इस बात को देखोगे ना तो आप में कोई ना कोई चीज़ मौजूद होगी। तो जब आप को चीज़ पता है कि आपको एक अच्छी आती है तो आपको फिर ये भी पता होगा कि यार जो भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूँ एटलीस्ट वो आंसर सही है। सही नहीं है तो गलत नहीं है, आपको इसका भी डाउट होगा। और एक आध क्वेश्चन होता है इसमें आपको डाउट होता है कि यार गलत है सही है, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि 25 के 25 MCQs में आपको डाउट आ रहा हो। सेकेंडली, जब आप
का पहला पोर्शन सही हो जाएगा, फिर आप उस पोर्शन के ऊपर जाओगे जो आपको निस्बतन ज़्यादा निस्बतन कम अच्छा आता हो। फॉर एग्जाम्पल आपको मैथ्स के बाद या इंग्लिश, आपको सबसे अच्छी इंग्लिश आती थी, इंग्लिश के बाद आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, और फिजिक्स और मैथ्स तो आपको बहुत ही बेकार लगता है, तो फिर आप फिजिक्स पहले अटैम्प्ट करो, केमिस्ट्री के बाद देन मैथ्स के ऊपर जाओ। क्लियर। सिमिलरली किसी को अगर फिजिक्स बहुत बहुत अच्छी लगती है तो आप पहले फिजिक्स का पोर्शन अटैम्प्ट करो, उसके बाद जो उससे ज़्यादा उसके बाद जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसको अटैम्प्ट करो, इंग्लिश है, मैथ्स है, केमिस्ट्री, और सबसे आखिर में वो पोर्शन अटैम्प्ट करो जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता हो या बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लगता। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर क्वेश्चन को 2 मिनट ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर कोई क्वेश्चन आपसे 2 मिनट ज़्यादा डिमांड कर रहा हो तो उस क्वेश्चन को खुदा के वास्ते छोड़ देना और आगे बढ़ जाना। और आगे बढ़ने के बाद लास्ट के अंदर जो 5 से 10 मिनट का टाइम मार्जिन अपने पास रखना। घड़ियाँ ज़रूर लेके जाना अपने पास, अपने हाथ के ऊपर आपको घड़ी ज़रूर होनी चाहिए, उससे टाइम मैनेजमेंट का एहसास तभी होगा आपको। अगर आप घड़ी नहीं पहनते तो मेरे ख्याल में आप इंतहाई फजूल किस्म का इंसान हो यार, मेरे नज़दीक। आई एम सो सॉरी, बट घड़ी पहना करो भाई, इससे टाइम मैनेजमेंट का एहसास होता है, और टाइम मैनेजमेंट करना सीखो अपनी ज़िंदगी के अंदर। मैं उन लोगों में से हूँ भाई, अगर मैं घड़ी ना पहनूँ तो मेरा हाथ बिल्कुल खाली रहता है, यानी कि मुझे अजीब सा फील होता है कभी कभार। तो और अब तो आदत छूट गई है घर पे बैठे 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 बैठे, क्योंकि नॉर्मली इतने ऐसे कहीं बाहर या गैदरिंग्स नहीं कर रहा मैं कोरोना की वजह से। तो ये सीन पार्ट है, टाइम मैनेजमेंट का एहसास करो। और जो मैंने आज के लेक्चर में बताया, ऑल्दो मैंने जानबूझ अपनी वीडियो अब इंक्रीज़ करी या बड़ी करी, मुझे कोई शौक़ नहीं था ये सब बातें या मंजन कराने का, सिर्फ इसलिए कराया कि अगर इस पूरी क्लास में से एक बच्चा या एक बच्ची को मेरी बात समझ में आ गई, एक बच्ची को मेरी बात अच्छी लगी, तो मेरे लिए सदका जारी है और मेरे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। थैंक यू सो मच। और लास्ट के अंदर से ये बोलूँगा यार, आज 10 जुलाई है, अजीब हालत है यार। देखो वही कोरोना वाले मैं मंजन कहूँगा कि अपने आप हिफ्ज़ अमान में रखे अल्लाह आपको भी, और अल्लाह मुझे भी हिफ्ज़ अमान में रखे। खैरियत से रहो यार, मेरे लिए भी दुआ करो, मैं इंशाल्लाह आपके लिए भी दुआ करूँगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह यार। एंड